वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। और हम आप पहुंचे हैं यूनिट नंबर 2 पे, इंग्लिश लिटरेचर, जो कि बीकॉम 3 और 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं विच वाज अबाउट लाइफ नरेटिव। अब हम इंग्लिश लिटरेचर को समझेंगे पोइट्री के थ्रू, जो कि यूनिट 2 है। तो जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में 4 लाइफ नरेटिव किए थे, इसी तरीके से इस पोइट्री की यूनिट में भी हमें कुछ पोम्स दी गई हैं, 3 या 4, जिनके थ्रू हम उन पोम्स को समझने की और जो टेक्निकलिटी होती है एक पोम को लिखने की, वो सब हम समझेंगे। तो बेसिकली इस यूनिट में आपको क्या क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री एंड व्हाट इज फॉर्म एंड हाउ फॉर्म्स इन्फ्लुएंसेस कंटेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब कि पोम के कंटेक्स्ट में फॉर्म का क्या मतलब होता है और फॉर्म्स जो होती हैं पोम के कंटेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, या कंटेंट जो है फॉर्म को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो कंटेक्स्ट होता है पोम का, बेसिकली जिस टॉपिक पे वो पोम है वो कैसे क्रूशियल रोल प्ले करती है उस पोम को समझने के लिए। और बहुत सारे जो पोएटिक एलिमेंट्स होते हैं उनको समझेंगे और उनमें क्या क्या डिफरेंस है ये भी हमें इस यूनिट के थ्रू पता चलेगा। और हमें क्रिटिकल रिस्पॉन्स लिखना भी आएगा और स्लैम पोइट्री भी लिखनी आएगी इस यूनिट को कवर करने के बाद। इसके अलावा हम जो है अप्रिशिएट करेंगे सिग्निफिकेंस को, मतलब उनके महत्व को जानेंगे। किसके महत्व को जानेंगे? जो पोम्स के बीच में रिसाइट करते टाइम एक पोएट जो है पॉज लेता है या रिदम लेता है, या फिर पोइट्री को कैसे बोलते हैं, वो सब हम इस यूनिट के बाद समझेंगे, जो कि कुछ हमें ऑडियो क्लिप्स वगैरह से समझाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही मुझे याद आया, मैं कल ही आपको जनरली अपनी एक लिखी हुई पोम अपलोड करूंगी, तो आप उसको सुन सकते हैं। कुछ पोम्स मैं भी लिखती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो क्योंकि हम पोइट्री की यूनिट में है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कल एक छोटी सी पोम मैं अपनी लिखी हुई जो है अपलोड करूंगी, तो आप उसके भी मज़े ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप जानेंगे इस यूनिट को कवर करने के बाद। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट का? बेसिकली सेम ही है, जो हम जानेंगे वही हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट है, बट इसको आप एक बार अपने आप भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हाउ टू रीड अ पोम, हमें एक पोएम कैसे रीड करनी चाहिए। एक्चुअली पोएम नहीं होता, इसको पोम बोलते हैं, तो कहीं मैं पोएम बोल जाऊंगी, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज पोम। ठीक है, तो एक पोम को कैसे रीड करते हैं ये बताया गया। जनरली हम लोग सोचते हैं यार पोम है, बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आएगी क्या लिखा है क्या नहीं, क्या इंग्लिश है, मतलब बहुत ही बकवास है। तो ये बेसिकली हमें बताया गया है कि हम एक कैसे पोम को रीड कर सकते हैं। बेसिक फंडा यही है, कुछ भी इंग्लिश का लिटरेचर हो, चाहे पोम हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे लाइफ नैरेटिव्स हो, आप उसको पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, बगैर सोचे समझे कि मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले आप उसको एक बार पूरा पढ़ो और फिर उसके बाद आप उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। तो इस चीज़ में, इस यूनिट में हमें बताया गया है कि हम कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे या हम कैसे उस पोम को समझेंगे। तो इस यूनिट की हमारी पहले जो पोम है दैट इज द गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ, जो कि बुक 1 से ली गई है। द गोल्डन गेट जो कि बुक 1 है, आपके रीडिंग के लिए सजेस्ट की गई है इस सेमेस्टर में। ठीक है, और बोला गया है कि आप इसको 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। और उसी का कुछ छोटा सा टुकड़ा हमें यहाँ पे दिया गया है और उसको हमने क्रिटिकली एग्जामिन किया है। ठीक है, और 2.4 जो टॉपिक है इसमें हम डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे, एक पोइट्री और एक प्रोज में क्या डिफरेंट होता है। तो बेसिकली पोम और प्रोज में क्या डिफरेंस होता है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं इस पोम को विदाउट नोइंग कि इसका क्या मीनिंग है क्या नहीं, सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं। जब क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो आपको धीरे धीरे पोम अच्छे से समझ आ जाएगी। सो द पोम स्टार्ट्स लाइक, to make a start more swift and weighty, hail news, dear reader, once upon a time, say circa 1980, there lived a man, his name was John, successful in his field, though only 26, respected lonely. One evening as he walked across Golden Gate Park, the ill-judged toss of a red frisbee almost brained him. He thought, who'd gloat? Who would be glad? Would anybody? As it pained him, he turned from his dispiriting theme to ruminations less extreme. ठीक है, अब ये जो 2 वर्ड हैं इसके थोड़े से टिपिकल वर्ड हैं, इनका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देखेंगे तो इसका मीनिंग है इसका मीनिंग, हाँ देखिए, इसका मीनिंग है डिसहार्टनिंग, कि मतलब वो डिसहार्टनिंग थीम से उसने अपने आप को एक लेस एक्सट्रीम
डीप थॉट जिसमें वो गया हुआ था, उस डीप थॉट से निकल के अपने आप को मूव किया किसी लेस एक्सट्रीम के थ्रू, मतलब जो कि कम गहराई में है वो बात, उसकी तरफ उसने अपने आप को मूव किया। अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको वर्ड्स का मीनिंग बताया है, उसको जानिए, ठीक है। नाउ इट सेज कि ये जो पोम है ऊपर वाली, ये वर्ड्स फॉर्म में लिखी हुई है। अब वर्ड्स क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में? वर्ड्स होता है वो पोम जिसमें कि एक राइम होती है, जैसे कैट मैट बैट सैट। तो ये वाली जो पोम है ये वर्ड्स के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में हमें राइम दिख रहा है, जैसे वेटी, एटी, ओनली, लोनली, अक्रॉस, टॉस और ब्रेन्ड हिम, इट पेन्ड हिम। तो ये जो है बेसिकली ये एक वर्ड्स के फॉर्म में ये वाली जो राइम है। और ये कहते हैं इसके अलावा कि इस स्टेंजा में 14 लाइंस है, रेगुलर लेंथ, मतलब एक जैसी लेंथ की 14 लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि विक्रम सेठ ने सोनेट्स भी यूज किए हैं। सोनेट्स क्या होते हैं? सोनेट्स वो पोम होती है जिसमें 14 लाइंस होती हैं, ठीक है। तो वर्ड्स क्या हो गया? वो पोम जिसमें की रिदम होती है वर्डों की। सोनेट्स होती है वो पोम जिसमें की 14 लाइंस होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड्स फॉर्म की एक नॉवल है जिसमें कि विक्रम सेठ ने सोनेट्स भी यूज किए हैं। तो हम इसको एक नॉवल बोलते हैं वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इज द फैक्ट, नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट विच यू शुड अंडरस्टैंड, इज दैट द वर्ड्स आर यूज्ड टू राइट नॉवेल्स एंड एट द सेम टाइम वर्ड्स आर यूज्ड टू कंपोज पोम एज वेल। जो वर्ड्स होती हैं वो नॉवल लिखने के लिए भी यूज की जाती हैं, और वो वर्ड्स जो होती हैं वो पोम लिखने के लिए भी यूज की जाती हैं। पर हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, दैट द वर्ड्स एंड पोम्स आर नॉट एग्जैक्टली वन एंड द सेम थिंग। बट वर्ड्स और पोम दोनों एक जैसी नहीं होती। पोम डिफरेंट होती है, वर्ड्स डिफरेंट होती है। लेकिन वर्ड्स क्या होती है? वर्ड्स बेसिकली, और वर्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच टिपिकली दो नॉट नेसेसरली अ पोएम इज क्रिएटेड। लेकिन वर्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा जरूरी नहीं है पर मोस्ट ऑफ द टाइम एक पोम क्रिएट की जाती है। मतलब जिसमें रिदम आ गई हम उसको पोम बोलेंगे ना, और जिसमें रिदम होती है हम उसको वर्स भी बोलेंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि वर्स जो है वो हमेशा पोम ही हो, वर्स जो है एक नॉवल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हुआ वर्स और नॉवल के बारे में इन्होंने बताया, या वर्स और पोम के बारे में बताया। अब प्रोज के बारे में बात करते हैं कि प्रोज क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो प्रोज होता है, जो उसमें भी चीजें पोएट दिखाता है। प्रोज विच इज द प्रेफर्ड मीडियम ऑफ नॉवेलिस्ट इज जनरली प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ्स लेड आउट वन आफ्टर द अदर, एंड ऑन द अदर हैंड पोएट्री इज ऑर्गेनाइज्ड इन लाइन्स ऑफ वेरियस लेंथ एंड स्टेंजास एक्सेट्रा। जो प्रोज होता है वो भी जो है नॉवेलिस्ट उसको यूज करते हैं लिखने के लिए। वो जनरली पैराग्राफ्स में लिखा जाता है, ठीक है। एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ, और इसी तरीके से पोइट्री जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड लाइंस में होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की या डिफरेंट डिफरेंट स्टेंजा की। तो जो पोम होगी उसमें लाइंस होती हैं, जो प्रोज होता है उसमें पैराग्राफ होता है, ठीक है। हालांकि जो पोएट्री के पैराग्राफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेंजा, स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3। तो आप बेसिक अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अ प्रोज एंड पोएट्री, दैट प्रोज इज जनरली प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ्स व्हिच इज रिटन वन आफ्टर द अदर, वेयर एज द पोएट्री इज ऑर्गेनाइज्ड इन लाइन्स ऑफ वेरियस लेंथ एंड स्टेंजास एक्सेट्रा दैट एक्चुअली एडवर्टाइज इटसेल्फ एज अ पोएट्री। मतलब कि वो पोएट्री होती है बेसिकली। अब वो बात करते हैं वापस से इस पोम की जो हमारे को ऊपर बताई गई है, कि ये जो पोम है बेसिकली ये फर्स्ट स्टैंजा में ही एक इन्वोकेशन से शुरू हो रही है। इन्वोकेशन क्या होता है कि हम किसी को एड्रेस करने के लिए जब कुछ बोलते हैं तो उसको इन्वोकेशन बोलते हैं, लाइक काइंड ऑफ सैल्यूटेशन। जैसे कि पोम स्टार्ट हो रही थी हेल मूज से, अगर आप सेकंड लाइन देखेंगे तो हेल क्या होता है? जैसे हम भगवान का कभी नारा लगाते हैं जय श्री राम, तो जय इज दैट इन्वोकेशन। तो हेल मूव्स करके इस इन्वोकेशन से पोएम स्टार्ट हुई है। और उसके बाद जो होता है क्विकली जोन के बारे में स्टोरी बताई गई है। द इन्वोकेशन इज पार्ट ऑफ द एपिक ट्रेडिशन एंड इज नॉट यूज्ड इन प्रोज राइटिंग। जो ये इन्वोकेशन होता है ये एपिक ट्रेडिशन, मतलब पुराने टाइम से ये ट्रेडिशन में यूज किया जाता था लिखने के लिए, पर ये प्रोज की राइटिंग में यूज नहीं होता था। मतलब बेसिकली इस स्टैंजा में हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गोल्डन गेट है ये एक पोम है, प्रोज नहीं है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि ये प्रोज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले इन्वोकेशन का यूज किया गया, जबकि इन्वोकेशन जो होती है वो प्रोज राइटिंग में यूज होता है। उसके अलावा ग्रामर के हिसाब से अगर हम देखें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर डज नॉट लुक लाइक अ प्रोज। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी प्रोज के जैसा नहीं लगता।
फॉर एग्जाम्पल इफ वी वर राइटिंग द सेम थिंग इन प्रोज, अगर यही चीज जो कि ऊपर पोम में लिखी हुई है अगर हम उसको प्रोज में लिखते तो वो कैसे लिखी जाती, वो लिखी जाती ऐसे। वंस अपॉन अ टाइम says around the year 1980 there lived a man named John. Though he was only 26, he was successful in his field. He was respected and lonely. So the second difference, ठीक है, यहाँ तक पैराग्राफ इस इन्वर्टेड कोमास तक, तो कहते हैं कि अगर ये प्रोज होता तो यही सारी चीजें ऐसी लिखी जाती, लेकिन ऐसे नहीं लिखी गई हैं। हम यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऊपर वाली जो लाइनें हैं वो एक पोएम है, नोट प्रोज, एक पोम है, नोट अ प्रोज, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है दैट प्रोज एंड पोएट्री इज दैट प्रोज इज जनरली बेस्ड ऑन अ बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड फॉलो द नेचुरल स्पीच पैटर्न। और दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रोज जो होता है एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा जाता है और नेचुरल स्पीच का पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कि हम नेचुरली रीड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको रीड करके बताया। जबकि पोएट्री में क्या होता है, पोएट्री यूजेस लैंग्वेज इन अ वे दैट इज लेस प्रिसाइज एंड मोर इवोकेटिव एंड सजेस्टिव। और पोएट्री में जो है हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो अपने आप में ही एक डीप मीनिंग रखते हैं और डीप मीनिंग को सजेस्ट करते हैं, जबकि प्रोज में हम प्रॉपर तरीके से जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे लिखा जाता है, ठीक है। पोएट्री में जो है फिगरेटिव लैंग्वेज, रिदम, राइम, मैट्रिकल स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली प्रोज के पीस में यूज नहीं किए जाते। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जस्टिफाई हो गया कि ऊपर वाला जो पीस है वो एक पोम है और किस कारण से है और प्रोज क्यों नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये कहते हैं कि देयर इज अ कंसिडरेबल ओवरलैप बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री व्हेन इट कम्स टू यूजिंग लिटरेरी डिवाइसेस लाइक मेटाफोर, स्माइलीज एक्सेट्रा, एंड दैट इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल टू पुट देम इन सेपरेट। अच्छा, पहले यहाँ तक समझो आप, एक्सेट्रा तक। वो कहते हैं इसके अलावा जो प्रोज और पोएट्री है वो काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं। किस केसेस में, जहां पे लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफोर, स्माइलीज, ये भी लिटरेचर के कुछ डिवाइसेस हैं, मतलब कुछ वर्ड्स जब ऐसे लिखे जाते हैं तो उनको मेटाफोर कहते हैं, इनको स्माइली कहते हैं। तो उन लिटरेरी डिवाइसेस के केस में प्रोज और पोएट्री एक जैसे लगते हैं, ठीक है। पर हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पोएट्री और प्रोज को बिल्कुल सेपरेट कर दें, मतलब सेपरेट कर दें। इसके लिए इन्होंने देखो यहाँ पे एक मेटाफोर यूज किया है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट। जैसे एक वाटर टाइट डब्बा होता है या वाटर टाइट कंपार्टमेंट होता है, उसकी तरह अगर हम सोचे कि हम वाटर टाइट करके प्रोज एक तरफ कर दे और पोएट्री एक तरफ कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों थोड़े बहुत मिलते भी हैं। कहाँ पे मिलते हैं? स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद कंटेम्पररी पोएट्री एंड प्रोज, सो वी कैन से दैट पोएट्री डिफर्स फ्रॉम प्रोज प्राइमरली एज इन इट्स फॉर्म। तो कह रहे हैं कि कहाँ एक जैसे लगते हैं ये दोनों, कहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पोएट्री है या प्रोज है। इन कंटेम्पररी पोएट्री जो कंटेम्पररी पोएट्री या प्रोज होते हैं वहां पे ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली अपनी फॉर्म में, अगर हम फॉर्म की बात करें लिटरेचर में, तो इन केस ऑफ फॉर्म पोएट्री और प्रोज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब ये फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ऊपर की जो लाइनें हैं वो पोएट्री क्यों है और पोएट्री और प्रोज में डिफरेंस क्या होता है। तो हाउ इज पोएट्री डिफरेंट फ्रॉम प्रोज, ये मैंने आपको ऊपर पूरा समझा दिया, सेम चीज इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज फॉर्म, कि फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फॉर्म होता है, देखो यहां से हम रीड करना शुरू करते हैं। सेट यूजेस अ सोनेट फॉर्म दैट इज नोन एज द ओनेजिन सोनेट एंड नेम्ड आफ्टर द नोवेल एगन ओनेजिन रिटन बाय द रशियन पोएट अलेक्जेंडर पुश्किन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोनेट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अच्छा सॉरी, फॉर्म क्यों इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, तो आप पहले एक बार फॉर्म समझ लो ऊपर क्या होता है। डिफरेंट फाउंड दैट द पोएट्री एंड प्रोज डिफर from each other essentially in their form. Let us continue the discussion further and try to find out more about form, के form के बारे में जानते हैं। Often when we talk about poetic form, what essentially we are referring to is meter, rhythm, rhyme, syntax and other literary devices that are used in poetry. But is form a sum total of all part of poem? क्या form को हम poem के सारे parts का sum कह सकते हैं? मतलब कहते हैं कि form क्या होता है basically? Form होता है about poetic form what is essentially referring to as मीटर, रिदम, राइम, सिंटेक्स और दूसरे लिटरेरी डिवाइसेस को हम फॉर्म कहते हैं जो कि पोइट्री में यूज होते हैं, ठीक है। पर अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बट इज द फॉर्म
बट इज फॉर्म सम टोटल ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द पोएम, मतलब अगर हम पोएम के सारे पार्ट्स को जोड़ दें तो क्या हम उसको फॉर्म कह सकते हैं? यह भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि जो गोल्डन गेट है वो एक नॉवल है, अ नॉवल इन वर्स, एक नॉवल है जो कि वर्स के फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। तो फॉर्म हो गया बेसिकली क्या, वर्स एक तरीके से फॉर्म हो गई, ठीक है। तो वर्स के फॉर्म में लिखी गई एक नॉवल है। सेठ ने जो है, विक्रम सेठ ने जो ये पोएम मतलब नॉवल लिखी है, उसको लिखने के लिए उन्होंने सोनेट का यूज किया। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की पोएट्री, तो जो कि किस पे बेस्ड है? ये ओनेग सोनेट नाम की सोनेट पे बेस्ड है, जिसके की राइटर ये थे जो कि रशियन पोएट थे, अलेक्जेंडर पुश्किन। और इस तरीके के सोनेट का एक नाम होता है, द सोनेट इन द गोल्डन गेट हैव एन ABAB CCDD EFFE GG रिदम्स होती है सोनेट की। तो ये सोनेट की इस वाली रिदम को यूज करके उन्होंने जो है ये अपनी वर्स लिखी है, ठीक है। अब इसमें पोएम को इन्होंने पूरा सब बताया हुआ है, इसको हम अभी अच्छे से स्टडी करेंगे। इससे पहले आप दो चीजें जान लो कि द स्टेंजा हैज 3 क्वाट्रेन्स, मतलब द स्टेंजा मतलब जो अभी हमने ऊपर राइम पढ़ी थी। अब मैं इसको एक बार देखो आप लोगों के लिए विंडो को स्प्लिट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी राइम, ताकि आप कंपैरिजन एक बार साथ साथ अच्छे से उसको कर पाए। तो हम इधर वाली विंडो में अपनी जो हमारी पोम है हम उसको खोल लेंगे, ताकि हम उसको साथ साथ जैसे ये बोल रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ। कैंसिल व्यू जूम हम करते हैं इसको जूम टू 50% करके देखते हैं पहले। 50% में तो और छोटा हो गया, तो हम इसको जूम करते हैं 100% तक करके देख लेते हैं एक बार कितना आता है। अगर हमें विजिबल, हाँ 100% इज बेटर। इसको भी हम यहाँ पे 100% जूम कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारे को पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमने 100% कर लिया और ये भी हमने 100% कर लिया। एक बार हम विंडोज को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा 75 कर लेते हैं, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड फुल लाइन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हमारी ये पोम आ गई और यहाँ पे इन्होंने इसको पूरा एग्जामिन करके बताया हुआ है, तो हम इसको समझेंगे, ठीक है। नाउ इट सेज दैट द स्टेंजा हैज 3 क्वारंटीन 4 लाइन्स एंड एंड्स विद द कपलेट 2 लाइन। तो क्वाट्रेन्स, ठीक है। क्वाट्रेन्स क्या हो गई? 4 लाइन्स को क्वाट्रेन बोलते हैं। तो अगर मैं पहले क्वाट्रेन की बात करूं तो पहला क्वाट्रेन कहाँ से शुरू हुआ? इस लाइन से शुरू हुआ और इस लाइन पे खत्म हुआ। तो 4 लाइनों को क्वाट्रेन बोलते हैं और कपलेट बोलते हैं 2 लाइन को, एंड एंड्स विद अ कपलेट, मतलब लास्ट की 2 लाइन जो हो गई वो हमारी कपलेट हो गई। नाउ व्हाट इट इज सेइंग? इट इज सेइंग इट हैज 3 क्वाट्रेन, मतलब अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें 3 सेट मिलेंगे 4-4 लाइन के और 1 सेट मिलेगा 2 लाइन का, ये हम ये कह रहे हैं, ठीक है। जनरली द कपलेट 2 लाइन्स अफोर्ड द पोएट अपॉर्चुनिटी टू अ थीमेटिक ब्रेक, मतलब जनरली वो कह रहे हैं कि जनरली जो 2 लाइन होती हैं, कपलेट जो होता है ये पोएट को अपॉर्चुनिटी देता है अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर कुछ और बात पे जाने के लिए, ठीक है। सो वी रीड द फर्स्ट 3 quatrains, we get to know that though John is a successful man, he is lonely, and it pains him to reflect on the fact that he has no one care about him. To get away from these depressing thoughts, he starts thinking that are less extreme. This turning away happens in the last 2 line. तो ये बेसिकली ये पोम जो हमें क्या बता रही है कि अगर हम ये सारे जो है क्वाट्रेंस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा एक जॉन जो है वो एक सक्सेसफुल मैन था जो कि अकेला था, और उसका पेन दिखता था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो देयर इज नोबडी टू केयर हिम, और यही उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट लगती थी। तो वो बाद में सोचता है कि चलो मैं अपना ध्यान भटकाता हूँ, इससे हटके किसी और कम महत्वपूर्ण चीज़ पे अपना दिमाग लगाता हूँ। वो जो उसने कहा कि मैं इससे अपना दिमाग हटाता हूँ, कम महत्वपूर्ण चीज़ पे अपना दिमाग लगाता हूँ, वो है लास्ट की 2 लाइन। अगर आप देखें तो ही टर्न्ड, ये कहाँ से जाएगा,
ओके, ही टर्न फ्रॉम दिस डिस्पिरेटिंग थीम, मतलब इस पेनफुल थीम से हटकर उसने अपना ध्यान भटकाया किसी लेस एक्सट्रीम सब्जेक्ट की तरफ। तो ये जो लास्ट की 2 लाइन है इनको कपलेट बोलेंगे, जो कि पोएट को अपॉर्चुनिटी देते हैं सब्जेक्ट को चेंज करने की। ये जो लाइनें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। द सोनेट फॉर्म अलाउ सेड टू इंट्रोड्यूस जोन इन द फर्स्ट 4 लाइन। फर्स्ट 4 लाइन में उन्होंने जोन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, कि ये जोन था, एक आदमी था 1980s में वहाँ पे रहता था। डियर रीडर, हम जो पढ़ रहे हैं उनको भी सैल्यूटेट किया है इसमें, ठीक है। उसके बाद in the first couplet of the next 4 lines we get to know 2 important things about John that sets the stories off. Then in next 2 lines we were told about an incident that set off a chain of thought in the next 4 line. वो कहते हैं कि next 4 line में जो है वो हमें बताया गया है जोन के बारे में। सक्सेसफुल इन हिज फील्ड दो ओनली 26, रिस्पेक्टेड लोनली। अपनी फील्ड में सक्सेसफुल था, सिर्फ 26 साल का था, हालांकि उसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। ये 4 लाइनों में जोन के बारे में बताया गया है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आप देखो, देयर लिव्ड अ मैन हिज नेम वाज जॉन। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने ना 1 लाइन कम लिखी है, बट 1 लाइन और होनी चाहिए थी, आइडली होनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर ये बोल रहे हैं 3 क्वारंटीन, तो 12 + 2 14 लाइनें होनी चाहिए थी। और अगर यहाँ पे काउंट करें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें, 1 लाइन इसमें कम है, कहीं पे कुछ कटी हुई है, ठीक है। तो अब इन 4 लाइनों में उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। रिस्पेक्ट 26 था, लोग रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अकेला था। एक शाम को वो अकेला वॉक कर रहा था। फिर लास्ट की 4 लाइन, नेक्स्ट 4 लाइन्स में बताया गया कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो गोल्डन गेट पार्क पे गया था, द इल जज टोस ऑफ अ रेड फ्रिस्बी ऑलमोस्ट ब्रेन्ड हिम, तो उसने देखा कि एक रेड कलर की फ्रिस्बी, तश्तरी होती है ना, उसके पास आके उसको एकदम हिट करने वाली थी। तो उसके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई क्या मेरे बारे में कुछ केयर करेगा, जैसा कि उसने, जिससे कि उसको पेन हुआ। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने आप को इस टॉपिक से डाइवर्ट किया। ये सोचा कि चलो इस डिस्टर्बिंग टॉपिक को या पेन देने वाले टॉपिक को मैं साइड में करता हूँ और किसी कम इम्पोर्टेंट चीज़ पे अपना दिमाग लगाता हूँ। तो ये सब इन्होंने इसमें हमें बताया गया है। अब यहाँ पे कहते हैं, नाउ इफ सेफ वांटेड टू राइट दिस इन द प्रोज ही कुड हैव डन इट वेरी वेल, बट वुड इट हैव बीन एज इंटरेस्टिंग। अब हमने जैसे इस पोम को समझ लिया, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर यही चीज सेठ ने जो है पोइट्री के फॉर्म में लिखी होती, सॉरी पोइट्री तो है ऑलरेडी, प्रोज के फॉर्म में अगर लिखी होती, तो क्या ये इतनी इंटरेस्टिंग हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो वही कह रहे हैं कि पोइट्री का अपना मजा है और प्रोज का अपना मजा है। ये चीज हो गई इसमें। अब ये हमने सारा सब कुछ कवर कर लिया है। अब while we were able to identify the sonnet from the Golden Gate, that is not entirely the story. Poetic form is not just a specific arrangement of lines and stanza to produce a specific poetic effect. When we were to poetic form, we refer to, ये इतना आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आपने बेसिकली पोम अच्छे से समझ ली है। और बस इसके बारे में यहीं पे यही बताया गया है कि पोइट्री की ये वो सब चीज़ें होती हैं, कैसे विक्रम सेठ ने उसको इलेबरेट किया हुआ है। तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। बस इसमें मोर और लेस वही लाइनें हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि 14 लाइन का सोनेट होता है और इसमें इन्होंने ये सब कुछ इलेबरेट किया हुआ है, ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ओनेजिन सोनेट? ओनेजिन सोनेट के क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ पे हमने पढ़े थे, आपको याद होगा कि यहाँ पे ये जो होता है इसमें ये वाली राइम यूज़ की गई है, और ये यहाँ से अलेक्जेंडर पम्पकिन इसके राइटर थे, ये वाली राइम यूज़ की गई है। तो ये सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा आप बुक 1 डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो बेसिकली अगर आपको पोम अच्छे से समझ आ गई है तो आप इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आपको बताया गया है कि क्या राइटिंग स्टाइल है इसका, और ये एक नॉवल थी वर्स के फॉर्म में। पोइट्री और पोज में क्या डिफरेंट होता है, फॉर्म क्या होती है? फॉर्म इज बेसिकली वर्स फॉर्म में उन्होंने नॉवल लिखी है। तो कल के हम अपने लेक्चर में करेंगे दूसरी पोएम विच इज बाय हयान चरारा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए। नहीं समझ आ रही है तो एक बार फिर से वीडियो को सुनिए और एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए अपने स्टडी मटेरियल में से साथ साथ।
अब मैं आज के लिए ख़त्म करती हूँ यहीं पे, और आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज द मोर सब्सक्राइबर ग्रोज द मोर आई फील मोटिवेटेड टू मेक good videos for you. Till then, signing off. See you soon in the next video. Bye bye.